गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज क्या है? आज है क्या 6 जुलाई। तो देख लेते हैं 6 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रुद्रम 1 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। क्या पूछ रहा है आपसे? अभी हाल ही में रुद्रम 1 जो मिसाइल है उसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है? पहली बात तो ये आती है कि ये रुद्रम मिसाइल है क्या। तो देखो ये क्या है। एक तो ये पहली बात इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। एयर टू सरफेस मिसाइल है यानी कि ये हवा से सतह पे वार करती है। ये क्या है? ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब इसको किस फाइटर जेट में इसको टेस्ट किया गया? तो इसको टेस्ट किया गया सू 30 MKI में। सूड हमारे इंडियन एयरफोर्स के सू 30 MKI के द्वारा इसको टेस्ट किया गया। क्या क्या हो जाती है इसके बारे में चीजें? एक तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। आपसे आपसे किसी भी डिफेंस एग्जाम में तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लेगा सीडीएस या फिर एनडीए में कि ये है क्या। तो ये क्या है? ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। सू 30 हमारे इंडियन एयरफोर्स के सू 30 MKI से इसका टेस्ट किया गया है। अब बात आती है कि मैम इसको क्वेश्चन तो ये पूछ रहा था कि किसके द्वारा टेस्ट किया गया, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टेस्ट किया गया। तो किसके द्वारा बनाई गई? ये बनाई गई किसके द्वारा? हमारे डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ के बारे में भी कुछ बातें हम यहीं पर देख लेते हैं। क्या क्या बातें हो जाती है डीआरडीओ के बारे में? पहली बात तो आप सभी लोग मुझे ये बता दो कि डीआरडीओ होता क्या है। कितनी बारी पढ़ चुके हैं हम डीआरडीओ के बारे में? याद होगा ना क्या होता है? मेरे साथ साथ बोलते रहना। डीआरडीओ क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब बात आती है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? न्यू दिल्ली में। कहाँ हो जाते हैं? न्यू दिल्ली में। कब बनाया गया था? यानी कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? कब हुई थी इसकी फॉर्मेशन? तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। चेयरमैन कौन है इसके? चेयरमैन कौन है? जल्दी जल्दी बता दो कि डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम क्या है। क्या नाम है डीआरडीओ के चेयरमैन का? समीर वी कामत जी। क्या है? समीर वी कामत जी। क्या नाम है इनका? समीर वी कामत जी। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो क्या हो जाती है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है। डीआरडीओ का मोटो क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी मुझे बोल बोल के बता दो कि डीआरडीओ का मोटो क्या है। क्या है डीआरडीओ का मोटो? वलश्यम मूलम विज्ञानम। क्या हो जाता है? बलश्यम मूलम विज्ञानम। क्या हो जाता है? बलश्यम मूलम विज्ञानम। इतनी चीजें क्लियर है। डीआरडीओ के बारे में सारी चीजें क्लियर होगी। रुद्रम 1 मिसाइल के बारे में आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी ना। किसने बनाया इसको? डीआरडीओ ने बनाया। एयर टू सरफेस मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सू 30 MKI से इसका भी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली, अभी हाल ही में रिसेंटली बीपीसीएल, ये कलर तो दिख नहीं रहा होगा आपको, चेंज कर देते हैं। रिसेंटली बीपीसीएल हैज बिकम द प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर विच गेम। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो बीपीसीएल है वो प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की किस गेम के लिए। आपसे क्या पूछ रहा है कि किस गेम के लिए बीपीसीएल प्रिंसिपल जो स्पॉन्सर है वो बन गई है। मैम पहली बात तो बात यही आ जाती है कि ये बीपीसीएल क्या है। तो ये बीपीसीएल क्या हो जाता है? ये हो जाता है भारत
पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या हो जाता है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1976 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर हो जाते हैं हेडक्वार्टर्स? मुंबई महाराष्ट्र में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि ये हमारी एक महारत्न कंपनी है। ये हमारी क्या है? एक महारत्न कंपनी है। क्या है? ये हमारी महारत्न कंपनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बीपीसीएल के बारे में पता चल गया ना? बीपीसीएल हमारी भारत पेट्रोलियम जो लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसने किसको स्पॉन्सर किया है? इसने स्पॉन्सर किया है हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। किन गेम के लिए क्या है? तो इसने दोनों गेम्स के लिए कर दिया। अब ये समर ओलंपिक्स होने वाले हैं ना, अभी समर ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं? पेरिस में। तो पेरिस समर ओलंपिक्स तो जो 2024 में होने वाले हैं, और जो अगले 4 साल बाद पेरिस जो अगले 4 साल बाद समर ओलंपिक्स होने वाले हैं, कहाँ पर? लॉस एंजलिस में। 2028 के जो लॉस एंजलिस समर ओलंपिक्स है और पेरिस समर ओलंपिक्स है, इन दोनों को ही स्पॉन्सर कौन करेगा? इन दोनों को स्पॉन्सर करेगा बीपीसीएल। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। अच्छा, विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे 2026 में? तो 2026 में विंटर ओलंपिक्स होंगे कहाँ? इटली में। ये चीज भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर अब हम बात करें आईओए के बारे में, आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1927 में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1927 में। और इसकी हेड यानी कि प्रेसिडेंट कौन हो जाती है? तो इसकी प्रेसिडेंट कौन हो जाती है? पीटी उषा जी। पीटी उषा जी। अब हम ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे हमने आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे, वो सारे इंपॉर्टेंट हो गए थे, और हम बार बार पढ़ते रहे तो आप सभी लोगों को फिंगर टिप्स पे होंगे वो सारे क्वेश्चन। उसी तरह से क्या करना है? उसी तरह से हमें ओलंपिक्स के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कवर करना है और इनका बार बार रिविजन करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतनी चीजें आई थिंक आपको इस क्वेश्चन के बारे में क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 10th मेंबर ऑफ एससीओ। अभी हाल ही में एससीओ की 10वीं मेंबर कंट्री कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? देखो, मैंने आपको बताया था ना कि अभी एससीओ की क्या चल रही है? एससीओ की समिट चल रही है, और 2024 में जो एससीओ की समिट है वो कौन होस्ट कर रहा है? अस्ताना। और अस्ताना किसकी कैपिटल है? कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की किसकी कैपिटल है? कजाकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाती है? अस्ताना। यहाँ पर क्या हो रही है? एससीओ की 2024 में सबमिट हो रही है। आज ही मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे ये पोल के थ्रू क्वेश्चन पूछा था कि इसमें इंडिया के डेलीगेशन को किसने लीड किया, और मैंने शायद कल या परसों में ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था। पढ़ाने के बाद भी आधी लोग क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा भाई? तो इसमें जो इंडिया का डेलीगेशन जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह, उनकी जगह पर कौन जा रहा है हमारी तरफ से? कौन लीड कर रहा है इंडिया के डेलीगेशन को? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और जिनका नाम क्या हो जाता है? क्या नाम हो जाता है? जय शंकर जी। एस जयशंकर जी इसमें जो डेलीगेशन जा रहा है एससीओ में, उसको लीड हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये सबमिट हो रही थी कजाकिस्तान में, तो यहाँ पर एससीओ में 10th मेंबर को ऐड कर लिया गया है, और वो 10th मेंबर है कौन सा? वो हो जाता है कौन सा? बेलारूस। बेलारूस बन गया है एससीओ का 10वां स्थायी सदस्य। अभी तक जो बेलारूस था वो ऑब्जर्वर कंट्री था एससीओ की, इस बार इसको स्थायी सदस्य बना लिया गया है। अगर हम बात करें एससीओ के बारे में, तो एससीओ की फॉर्मेशन जब हुई थी, कब हुई थी? 1996 में। एससीओ की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। 1996 में हुआ क्या था? 1996 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान, कितनी कंट्रीज हो गई? 5 कंट्री। इन 5 कंट्रीज ने मिलकर क्या करा था? एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया था 1996 में, जिसको नाम दिया गया था क्या? जिसको नाम दिया गया था संघई 5। जिसको संघई 5 का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? संघई 5। 1996 में इन 5 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। उसके बाद 2017 में क्या होता है? 2017 में इसमें 3 कंट्रीज और ऐड हो जाती है, और वो 3 कंट्रीज कौन सी हो जाती है? उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ये कब इसमें ऐड होती है? ये ऐड होती है 2017 में। ये तीनों कंट्री कब ऐड होती है? 2017 में। और फिर इस संघई 5 का जो नाम है वो बदलकर क्या कर दिया जाता है? एससीओ।
एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? बीजिंग, चाइना में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? चेंग मिंग। ये भी कहाँ के हैं? ये भी चाइना के हैं। एससीओ के बारे में सारी चीजें क्लियर है ना? 1996 में 5 कंट्रीज ने मिलकर संघाई 5 बनाया था। फिर 2017 में 3 कंट्रीज और जुड़ गई थी, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। इसका नाम फिर एससीओ कर दिया गया था। क्वार्टर्स के बीजिंग चाइना में हो जाते हैं। 2024 में सबमिट कहाँ हो रही है? अस्ताना कजाकिस्तान में। हमारी तरफ से डेलीगेशन को कौन लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? कौन? हाँ, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी। 10वां मेंबर बन गया है बेलारूस। आप लोग पूछेंगे कि मैम ठीक है, 5 और 3 8 तो ये हो गए, 10वां बेलारूस बन गया, तो 9th मेंबर कौन है? तो 9th मेंबर कौन है एससीओ का? तो एससीओ का 9th मेंबर हो जाता है कौन? ईरान। 9वां मेंबर कौन हो जाता है एससीओ का? ईरान। जब पिछली वाली सबमिट थी उसमें इसको ऐड किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, recently, who has become the first Indian all-rounder cricketer to get the number one rank in ICC T20 T20 इंटरनेशनल? ICC T20 इंटरनेशनल्स में कौन सा वो पहला इंडियन भारतीय प्लेयर बन गया है जो बन गया है नंबर 1 ऑलराउंडर क्रिकेटर? नंबर 1 ऑलराउंडर क्रिकेटर बनने वाला कौन सा वो भारतीय खिलाड़ी है? तो ये कौन से भारतीय खिलाड़ी है? कौन से खिलाड़ी है ये भारतीय? हाँ, हमारे हार्दिक पांड्या जी। कौन से खिलाड़ी है? हमारे हार्दिक पांड्या जी। अच्छा, ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अभी आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप से रिलेटेड आप हजारों चीजें बता सकते हो ना? सारी चीजें याद है ना? तो इनमें से कुछ चीजें एक एक बार हम ज्यादा चीजें आज नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लगातार 3 दिन से उनको रिवाइज करते आ रहे हैं। और आई एम श्योर कि मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को भी ये सारी चीजें याद होगी। इसी बात पे आप मुझे जरा ये बता दो कि जो आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप था, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? ये दोनों आंसर आप लोग जरा मुझे कर दो कि ये कौन था? कौन थे? नालायक हो आप लोग तो, इग्नोर कर दोगे। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे? प्लेयर ऑफ द मैच बने थे हमारे विराट कोहली जी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? जसप्रीत बुमराह जी। इतनी चीजें क्लियर है। आज आपको क्या कह रहे हो कि मैम आज क्वेश्चन फॉर यू आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप से ही दे दो, हमें सब कुछ आता है। ठीक है, सब कुछ आता है तो देख लेते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू होने वाला है। क्वेश्चन फॉर यू क्या होने वाला है आज आप सभी लोगों के लिए? आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि आप लोग मुझे क्या बताने वाले हो? आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि इस बार आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन था? कौन सा एडिशन था? ठीक है, और होस्ट किसने किया था? साथ साथ ये भी बता देना कौन सा एडिशन था और किसने होस्ट किया था। ये आज के लिए आपके हो जाते हैं क्वेश्चन फॉर यू। इनका आंसर आप कहाँ करोगे? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु विल होस्ट द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46 जो सेशन होने वाला है, उसको कौन होस्ट करने वाला है? तो उसको कौन होस्ट करने वाला है? उसको होस्ट करने वाला है हमारा प्यारा भारत। कौन होस्ट करने वाला है? हमारा प्यारा भारत। कहाँ पर होस्ट करने वाला है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में भी कहाँ? भारत मंडपम में। भारत मंडपम में। कहां पर? न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया होस्ट करने वाला है यूनेस्को की 46 जो सेशन होने वाला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। ठीक है, इस बार इस बार हमारी तरफ से जो नॉमिनेशन किया गया, किसके लिए नॉमिनेशन किया गया कि भाई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको डालना है? जो नॉमिनेशन किया गया वो किया गया अहोम मैडम का। अहोम मैडम का क्या किया गया? नॉमिनेशन किया गया। नेशन किया गया इंडिया की तरफ से, और इंडिया ही होस्ट करने वाला है। अब ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट बनेगा या नहीं, वो तो जब मीटिंग हो जाएगी उसके बारे में तो हमें तभी पता चलेगा। अब आप लोग मुझे आप पूछ रहे होगे, इसका तो नॉमिनेशन कर दिया मैम, ठीक है, लेकिन अभी तक कितनी कितनी हेरिटेज साइट्स है इंडिया में? तो इंडिया में यूनेस्को की कितनी हेरिटेज साइट्स है? कितनी हेरिटेज साइट्स है जरा बता दो मुझे। तो इंडिया में यूनेस्को की 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कितनी साइट्स है? 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिनमें से
जिनमें से जो 34 साइट्स हैं, जो 34 साइट्स है वो कैसी है? कल्चरल साइट है। 7 साइट कैसी है? नेचुरल है। और एक क्या है? मिक्स्ड है। एक क्या है? मिक्स्ड है, यानी कि वो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। अब ये जो कल्चरल और नेचुरल यानी कि मिक्स्ड साइट है, ये कौन सी है? कौन सी है? हमारे सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन सा जाता है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, और कहाँ पर है? हमारे भारत के सिक्किम में है। जो आप पूछोगे कि मैम होम तो बनेगा या नहीं बनेगा, ये बात तो ठीक है, अभी जो लेटेस्ट बना था वो कौन सा था, यानी कि 42nd कौन सा था? तो 42nd कौन सा था? कौन सा था? 42nd था होयासला टेम्पल्स। होयासला टेम्पल्स, और ये टेम्पल्स कहाँ पर है? कहाँ पर है? कर्नाटका में। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? कर्नाटका में। कहाँ पर है ये टेम्पल्स? कर्नाटका में। होयासला टेम्पल्स कर्नाटका में। ये थी हमारी 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की। अच्छा, जो 42 ये साइट्स होती है, ये तो होती है कौन सी? टेंजिबल। टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब जिनको हम छू सकते हैं। अब यूनेस्को की 15 इंटेंजिबल साइट्स भी है इंडिया में। कितनी? 15 इंटेंजिबल साइट्स भी है। 15 इंटेंजिबल साइट्स भी है। इंटेंजिबल का मतलब जिनको हम छू नहीं सकते। इनमें जो लेटेस्ट है वो कौन सी है, यानी कि 15th कौन सी है? गरबा। 15th कौन सी है? गरबा। और गरबा कहाँ का है? कहाँ का डांस है गरबा? गुजरात का। तो गुजरात का गरबा लेटेस्ट इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। अब हमने यूनेस्को के बारे में इतनी सारी बात कर ली, और अब यूनेस्को के बारे में ना जाने, ऐसा तो कैसे हो सकता है? यूनेस्को क्या होता है? तो यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को होता है क्या? यूनेस्को होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 में। इसका फॉर्मेशन होता है, हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं इसके पेरिस फ्रांस में, और इसके जो डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं? अरुदे अजूला जूले। जितनी भी चीजें यूनेस्को से रिलेटेड है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें इतना डीप में पढ़ाई है। क्यों पढ़ाई है? क्योंकि भाई हम होस्ट करने वाले हैं 46 सेशन इसका, तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि यूनेस्को से, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आपसे कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड। अभी हाल ही में 12वें हिंदी अवार्ड से किसको सम्मानित, विश्व हिंदी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। किसको? डॉक्टर उषा ठाकुर जी को सम्मानित किया गया 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड से। क्यों सम्मानित किया गया? देखो अभी कहाँ सम्मानित किया गया, पहली बात तो ये आ जाती है। तो कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया? नेपाल भारत साहित्य समारोह में। कहाँ पर? नेपाल भारत साहित्य समारोह हो रहा था, वहां पर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इनकी ऐसी क्या स्पेशल अचीवमेंट थी जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया? देखो इन्होंने 40 प्लस लिटरेचर को नेपाली और हिंदी में ट्रांसलेट किया है। 40 प्लस जो लिटरेचर थे उनको नेपाली और हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। इनकी इस उपलब्धि के लिए इनको सम्मानित किया गया 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड से। किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली which organization has launched the संपूर्ण अभियान। अभी हाल ही में जो ये संपूर्ण अभियान है, आपसे पूछ रहा है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया 2 डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। कैसे डिस्ट्रिक्ट? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल यानी कि जो चाहते हैं डेवलप होना, जिनमें एस्पिरेशन है कुछ करने की, तो ऐसे एस्पिरेशनल 2 डिस्ट्रिक्ट और 10 ब्लॉक। 10 ब्लॉक कहाँ के? पंजाब के। 2 डिस्ट्रिक्ट और 10 ब्लॉक पंजाब में, ये पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट और 10 ब्लॉक में ये संपूर्ण अभियान लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें ये एक तरीके से एक अवेयरनेस कैंपेन है। किसकी अवेयरनेस दी जाएगी इसमें? इसमें अवेयरनेस दी जाएगी हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में,
किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में और सोशल प्रोग्रेस के बारे में। और सोशल प्रोग्रेस के बारे में इन सभी पे क्या किया जाएगा? ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, यानी कि इन सभी के ऊपर अवेयरनेस फैलाई जाएगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग क्या होता है? ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 2015 में, 2015 में, 1 जनवरी 2015 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और इसके हेड कौन होते हैं? इसके एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त कार्यभार होता है, तो इसके हेड कौन होते हैं? नीति आयोग के प्रधानमंत्री जी इसके हेड होते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली रिसेंटली बोर्नोको एलिफेंट, रिसेंटली बोर्नोको एलिफेंट क्लासिफाइड एज द इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आपसे क्या पूछ रहा है? अभी हाल ही में जो बोर्नोको एलिफेंट्स है, इनको क्लास इंडेंजर्ड स्पीसीज में क्लासिफाई किया गया, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो जो स्पीसीज को इंडेंजर्ड क्लासिफाई करता है, उनको उनके लिए लिस्ट जारी करता है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? ये करती है IUCN। IUCN के द्वारा अभी हाल ही में ये बोर्नोको एलिफेंट है, इनको रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी कि ये बहुत ही हाई रिस्क में है। कहाँ पर है? ये बहुत ही हाई रिस्क में है, यानी कि अभी भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो बोर्नोको एलिफेंट की प्रजाति है, ये विलुप्त ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये विलुप्त ही हो जाएगी। इसीलिए इनको रेड लिस्ट में डाला गया, और इसीलिए ये जो स्पीसीज है, ये जो नाम है, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगर हम बात करें IUCN के बारे में, तो यही होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में ये स्टैब्लिश हुआ था, और हेडक्वार्टर्स इसके हो जाते हैं ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके क्या हो जाते हैं? हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट पूछ रहा आपसे, रिसेंटली हु हैज स्worn एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? अभी हाल में उसने झारखंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले ली है। तो अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि झारखंड के जो CM है, वो बन गए हैं चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन जी बन गए हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो दोबारा से शपथ इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कर दिया रिजाइन। इन्होंने तो कर दिया है रिजाइन। उनकी जगह पे जो शपथ ले ली है, वो किसने ले ली है? ये ले ली है हेमंत सोरेन ने। अब ये क्यों बने थे फिर? जो चंपारण सोरेन है, ये चंपाई सोरेन है, ये इसलिए बने थे क्योंकि जो ये हेमंत जी थे, हेमंत सोरेन थे, ये जेल में चले गए थे। अब ये जेल से बाहर आ गए, तो इन्होंने अपने पद से शपथ दे दी है, और दोबारा से जो झारखंड के CM है, वो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं हेमंत सोरेन। आप सभी को पता है कि CM को जो शपथ दिलाई जाती है, वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? वो दिलाई जाती है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। अब यहाँ के गवर्नर कौन हो जाते हैं? तो यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के CP राधा कृष्णन जी। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाते हैं? CP राधा कृष्णन जी। और जो ये हेमंत सोरेन है, ये किस पार्टी से है? ये है झारखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। कौन? हेमंत सोरेन जी। और उन्होंने शपथ ले ली है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। शपथ किसने दिलाई है? CP राधाकृष्णन जी ने, और ये हो जाते हैं वहां के गवर्नर। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? अभी हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं डॉक्टर BN गंगाधर जी। कौन बन गए हैं? डॉक्टर BN गंगाधर जी अभी हाल ही में क्या बन गए हैं? चेयरमैन बन गए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के। अगर हम नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में बात करें, तो ये 25 सितंबर 2020 में इसकी स्थापना होती है। इसकी जगह पर इसकी स्थापना होती है। पहले जो ये जो संगठन हुआ करता था, इसका नाम क्या था? ये था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पे 2020 में इसको क्या कर दिया गया? इसको कर दिया गया नेशनल मेडिकल कमीशन। अब जैसा इसका नाम है, वैसे इसका काम है। क्या काम है? ये मेडिकल जो स्टूडेंट है, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूट, रिसर्च, उन सभी का जो कार्यभार होता है, वो कौन सा किसके ऊपर होता है? नेशनल मेडिकल कमीशन के ऊपर होता है। तो आज की क्लास यही तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। लास्ट में बस मैं आप सभी लोगों को यही कहूंगी कि मौके बार बार नहीं मिलते। अगर आपको पढ़ने का अच्छे से मौका मिल रहा है, एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, तो इस मौके का फायदा उठाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, शिद्दत के साथ मेहनत करो। अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर लोगे एग्जाम से पहले, 1 साल अगर पूरा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में दे दोगे, तो
खराब थोड़ी ना हो जाएगा। अरे कुछ हासिल ही होगा ना। तो बस शिद्दत के साथ मेहनत करते रहो और ऐसे ही डेली क्लास अटेंड करना है, एक बार रिवीजन करना है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। इन तीनों चीजों को तो मतलब अपनी लाइफ का मंत्रा बना लो कि ये तो करना ही है ना? बस इतना सा काम करना है, बाकी बाकी क्या करना है? बाकी अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने छोटों से प्यार करना है। जय हिंद, जय भारत।